प्रिय छात्रों, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पाठ 4 मेरी जीवन रेखा, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी आत्मकथा पर एक निबंध लिखा है, उसे पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद के बारे में अपन थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। महावीर प्रसाद जी का जन्म ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत ये बम्बई चले गए। इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। सन 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी है, उनके नाम है विनय विनोद, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, नेषद चरित्र चर्चा, अद्भुत आलाप, साहित्य शिखर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। द्विवेदी जी का विद्यार्थी जीवन, इनने अपनी आत्मकथा में अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में लिखा है कि ये एक देहाती पिता के पुत्र थे, जिनका मासिक वेतन मात्र 10 रुपये था। अपने गांव के देहाती मदरसे में ही इन्होंने उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने चले गए। जब ये वहाँ गए तो इनके पास में जाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो ये आटा दाल घर से पीठ पर लाद कर ले जाते थे और 2 आने महीने फीस देते थे। इनको भोजन बनाना नहीं आता था, तो दाल में ही ये आटे की टिकिया बनाकर डाल देते थे और उसी से ये अपना पेट भरते थे। रोटी बनाना इन्होंने बड़ी मुश्किल से सीखा। आगे की पढ़ाई में इन्होंने बहुत ही परेशानी उठाई। संस्कृत भाषा उस समय स्कूल में अछूत समझी जाती थी, तो उन्होंने विवश होकर इनको अंग्रेजी और फारसी में ही पढ़ना पड़ा। 1 वर्ष किसी तरह वहाँ पर इन्होंने बिताया। फिर ये पूर्वा, फतेहपुर, उन्नाव, इन 4 स्कूलों में गए और 4 वर्ष वहाँ पर इन्होंने काटे। इनकी कौटुंबिक दुर्व्यवस्था के कारण आगे की पढ़ाई ये नहीं कर सके और इनकी स्कूल की शिक्षा वहीं समाप्त हो गई। शिक्षा के पश्चात इन्होंने अपने जीवन के कुछ सिद्धांत निश्चित किए। 1 साल अजमेर में 15 रुपये महीने पर नौकरी करके पिता के पास बम्बई पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने तार का काम सीख GIP रेलवे में 50 रुपये महीने पर तार बाबू बने। बचपन से ही इनकी प्रवृत्ति सुशिक्षित जनों की संगति करने की थी। देवयोग से इन्हें हरदा और होशंगाबाद में ऐसी संगति मिली। फलस्वरूप इन्होंने 4 आदर्श निश्चित किए। पहला, वक्त की पाबंदी करना। दूसरा, रिश्वत ना लेना। तीसरा, अपना काम ईमानदारी से करना। चौथा, ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहना। पहले 3 सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करना तो बहुत ही सहज था, पर चौथे के अनुकूल सचेत रहना कठिन था। तथापि सतत अभ्यास से उनमें सफल होते गए और तार बाबू होकर भी टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि रेल की पटरियां बिछाने का भी इन्होंने कार्य किया। ये सब इन्होंने बड़ी सहजता से सीख लिया। फल अच्छा ही हुआ। अफसरों की नज़र इन पर पड़ी और इनकी पदोन्नति होती गई। जब इंडियन मिडलैंड रेलवे में इनके दफ्तर झांसी में खुले, तब GIP रेलवे के मुलाजिम जो साहब वहाँ जनरल ट्रैफिक मैनेजर मुकर्रर हुए थे, इन्होंने इन्हें झांसी लाए और नए नए काम इन्हें सौंप दिए। इस तरह से ये उन्नति पर उन्नति करते गए। इनकी ज्ञान लिप्सा फिर भी समाप्त नहीं हुई और ये ज्ञान प्राप्त करते रहे। 10-12 वर्ष बाद इनकी मासिक आय इनकी योग्यता से कई गुना हो गई। द्विवेदी जी का इस्तीफा के संबंध में इनकी पत्नी के विचार, ये जब वहाँ पर सर्विस करते थे तो इनसे नीचे रहने वालों जो थे उनके साथ में इन्हें अत्याचार करने को कहा गया। इनका समय जहाँ 10 बजे पहुँचने का था, वहाँ कहा गया कि अपने मुलाजिम को आप 8 बजे ही
बुलाइए। इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी को भी लाचार नहीं करूँगा, आप चाहे तो मुझे जल्दी बुला लीजिए, पर मैं उन्हें जल्दी आने को नहीं कहूँगा। इस संबंध में जब इनकी किसी ने सुनी नहीं तो इन्होंने सोच विचार कर इस्तीफा दे दिया। बाद में उसे वापस लेने के लिए इशारा ही नहीं किया, सिफारिश तक नहीं की। इनकी पत्नी से जब इन्होंने इस्तीफे के संबंध में बात की तो इनकी पत्नी ने बड़े ही सहजता से जवाब दिया कि थूक कर भी कोई उसे चाटता है। मैं बोला, नहीं, ऐसा कभी ना होगा, तुम धन्य हो। उसने 8 आने रोज तक की आमदनी में मुझे खिलाने पिलाने और गृह कार्य चलाने का दृढ़ संकल्प किया, और मैंने सरस्वती की सेवा में हर महीने जो 20 रुपये उजरत और 3 रुपये डाक खर्च की आमदनी होती थी उसी से संतुष्ट रहने का निश्चय किया, और मुझे 15 रुपये ही मिलते थे। 23 रुपये और ऊपर से इनके पास आमदनी हो जाती थी। यह एक देहाती के लिए बहुत था। इस तरह से इन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। इनने अपने परिवार में पिता व पितामह से भी शिक्षा ग्रहण की। इनके पिता ईस्ट इंडिया कंपनी में एक पलटन में सैनिक थे। वे मामूली हिंदी पढ़े लिखे थे, बड़े भक्त थे। सिपाही के काम से छुट्टी पाने पर राम लक्ष्मण की पूजा किया करते थे। इसी के साथ ही सिपाही ने उनका नाम लक्ष्मण जी रख दिया। गदर में पिता की पलटन बागी हो गई। जो बच निकले वे बच गए, बाकी जवान तोपों से उड़ा दिए गए। पलटन पर इस तरह होशियारपुर में थी। पिता ने भागकर अपना शरीर सतलुज की बेगवती धारा को अर्पण कर दिया, नदी में कूद गए। 1 या 2 दिन बेहोशी की हालत में सैकड़ों कोस दूर आगे की तरफ कहीं किनारे पर लग गए। होश आने पर संभले और हरी मोटी घास के तिनके चूस चूस कर भी इन्होंने शक्ति ली। मांगते खाते साधु वेश में कई महीने बाद वह घर आए। घर पर कुछ दिन रहकर इधर उधर भटकते हुए वे बम्बई पहुंचे। वहां बल्लभ संप्रदाय के एक गोस्वामी जी से यहाँ वे नौकर हो गए। गोस्वामी की मुलाजिमत में रहे, फिर सदा के लिए उसे छोड़कर घर चले आए। इनके पिता वहाँ संस्कृतज्ञ थे और अच्छे पंडित थे। बंगाल की छावनी में स्थित पलटनों को वे पुराण सुनाया करते थे। उनकी एकत्र की हुई सैकड़ों हस्तलिखित पुस्तकें बेच बेचकर इनकी पितामही ने इनके पिता और पितव्य आदि का पालन किया। वयस्क होने पर 2-4 पुस्तकें मुझे भी घर में पढ़ने के लिए मिली। मेरे पितव्य दुर्गा प्रसाद नाम मात्र को हिंदी व केथी जानते थे, पर उनमें नए नए किस्से बनाकर कहने की अद्भुत शक्ति थी। रायबरेली जिला में दान शाह के गोरा के तत्कालीन तालुकदार भूपाल सिंह के यहाँ किस्से सुनाने के लिए वे नौकर थे। इनके नाना और मामा भी संस्कृतज्ञ थे। मामा की संस्कृतज्ञता का परिचय स्वयं इन्होंने अपनी माता से ग्रहण किया। शिक्षा प्राप्ति की तरफ प्रवृत्ति होने का संस्कार इन्हें अपने पितामह से ही मिला। बचपन से ही इनका अनुराग तुलसीदास जी की रामचरित और ब्रजवासी दास के ब्रज विलास पर था। फूटकर कवित्व भी इन्होंने सैकड़ों कंठस्थ कर लिए। होशंगाबाद में रहते समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा और गोस्वामी राधाचरण के एक मासिक पत्र ने इन्हें अनुराग की वृद्धि हुई। वहीं मैंने पिंगल का पाठ पढ़ा। फिर क्या था, मैं अपने को कवि ही नहीं महाकवि समझने लगा। मेरा यह रोग बहुत ही समय तक ज्यों का त्यों बना रहा। झांसी आने पर मैंने पंडितों की कृपा से प्राकृतिक कवियों के काव्य का अनुशीलन किया। तब मुझे अपनी भूल मालूम हो गई और छंदोबद्ध प्रलापों के जाल से मैंने सदा के लिए छुट्टी ले ली। मैं पर गद्य में कुछ न कुछ लिखना जारी रखा। संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकों का भी इन्होंने अनुवाद किया। ये सब इन्हें अपने पिता, पितामह और परिवार से ही ग्रहण हुआ। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य। जब ये झांसी में थे, वहाँ तहसीली स्कूल के अध्यापक ने इन्हें कोर्स की एक पुस्तक दिखाई। नाम था
तृतीय रीडर। उसमें उसने बहुत से दोष दिखाई दिए इन्हें। जब इन्होंने उस लिखी हुई पुस्तक की समालोचना प्रकाशित हुई तो उसमें अध्यापक ने इन्हें रीडर की भी आलोचना लिखकर प्रकाशित करने का आग्रह किया। मैंने रीडर पढ़ी और अध्यापक महाशय की शिकायत को ठीक पाया। नतीजा यह हुआ कि उसकी समालोचना मैंने पुस्तककार में प्रकाशित की। इस रीडर का स्वाधिकार था प्रयाग का इंडियन प्रेस। अतएव इस समालोचन की बदौलत उसे सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य ने दे डाला। मैंने उसे स्वीकार कर लिया और यह घटना रेलवे की नौकरी छोड़ने के कुछ समय पश्चात ही हुई। नौकरी छोड़ने पर इनके मित्रों ने इनकी सहायता की। आओ तुम्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना ले। किसी ने लिखा मैं तुम्हारे साथ बैठकर संस्कृत पढ़ूंगा। किसी ने कहा मैं तुम्हारे लिए छापाखाना खुलवा दूंगा इत्यादि पर इन्होंने कृतज्ञता दी और सभी को इनकार कर दिया। इंडियन प्रेस के प्रदत्त काम में ही इन्होंने शक्ति खर्च करने लगे। हाँ, जो थोड़ा बहुत अवकाश कभी मिलता तो उसमें अनुवाद आदि का कुछ काम और करते थे। समय की कमी के कारण विवश होकर अध्ययन न कर सके। इसी बीच इन्होंने संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। सरस्वती का प्रचार प्रसार बढ़ता गया और लोगों में भी इनका विश्वास अधिक होता गया। इस तरह से इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया। पत्रिका के लिए प्रलोभन। जब ये पत्रिका प्रकाशित करने लगे तो कई लोगों ने अपनी लिखी हुई बातें छापने के लिए इन्हें प्रलोभन दिया, लोभ दिया, लालच दिया, पर इन्होंने सभी को इनकार कर दिया। उस समय एकमात्र सरस्वती ही पत्रिका की रानी नहीं, पाठकों की सेविका थी। तब उनमें कुछ छापना या किसी के जीवन चरित्र आदि प्रकाशित करना जरा बड़ी बात समझी जाती थी। दशा ऐसी होने के कारण मुझे कई बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते थे। कोई कहता मेरी मौसी का मरसिया छाप दो, मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा। कोई लिखता अमुक समापति की स्पीच छाप दो, मैं तुम्हारे गले में बनारसी दुपट्टा डाल दूंगा। कोई आज्ञा देता मेरे प्रभु का सचित्र जीवन चरित्र निकाल दो, मैं तुम्हें एक बढ़िया घड़ी या पैर गाड़ी नजर की जाएगी। इन प्रलोभन पर मैं बहरा और गूंगा बन जाता और सरस्वती पत्रिका में वही मसाला जाने देता जिससे मैं पाठकों का लाभ समझता। मैं इनकी रुचि का सदैव ख्याल रखता और यह देखता रहता कि मेरी किसी काम में उनको सतपथ से विचलित होने का साधन ना प्राप्त हो। संशोधन द्वारा लेखों की भाषा अधिक संख्य पाठकों की समझ में आने लायक कर देता। यह न देखता कि यह शब्द अरबी का है या फारसी का या तुर्की का। देखता सिर्फ यह कि शब्द, वाक्य, लेख, आशय अधिकांश पाठकों की समझ में आएगा या नहीं। अल्पज्ञ होकर मैं किसी पर अपनी विद्वत्ता की झूठी छाप छापने की कोशिश कभी नहीं करता। मुलाजिम अर्थात नौकर, स्वाधिकार स्वामी, प्रदत्त दिया हुआ, प्रलोभन, लालच, पैरगाड़ी साइकिल, इस तरह के कुछ कठिन शब्द इस पाठ में आए हैं जो आप उन्हें ध्यान से पढ़ें। विद्यार्थियों, आज हमने जो पाठ पढ़ा उसमें मुख्य बातें इस प्रकार थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये अपनी आत्मकथा निबंध के रूप में हमें प्रस्तुत की है। इन्होंने प्रारंभिक जीवन में बहुत ही संघर्ष किया जिसे इन्होंने यहाँ रेखांकित किया है। उन्होंने जीवन यात्रा में आई अनेक विषम परिस्थितियों का भोग तथा दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना किया। जीवन में आगे बढ़ते रहने का लक्ष्य सदैव सामने रखा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य को आत्म संतोष तो होता ही है, साथ ही उसमें उत्साह और लगन का संचार भी होता है। मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने दायित्वों का पालन करना मनुष्य को उच्च सफलताओं में के लिए जोड़ता है। लेखक ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सफलतापूर्वक करते हुए हिंदी साहित्य की महान सेवा दी। इसमें आपको याद रखने योग्य बात यह है कि इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी जो कि इंडियन प्रेस में प्रकाशित हुई थी। धन्यवाद।